Hello friends, welcome back to the class of Chemical Reactions and Equations Part 2. Today we will discuss about balancing. बैलेंसिंग हमें किसकी करनी है? यहाँ पे सीसॉ बैलेंसिंग नहीं करनी है, बल्कि हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग देखेंगे हम आज, एंड हाउ टू मेक द केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव. सो लेट्स बिगिन. आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हम इस रिएक्शन को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इन विच जिंक ग्रैन्यूल्स आर रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस प्लस जिंक सल्फेट. अगर इस रिएक्शन को हमें सिंबल्स और फॉर्मूले के थ्रू प्रेजेंट करना हो तो हम इस तरह कर सकते हैं, जहाँ पे Zn इज़ रिएक्टिंग विद H2SO4 टू गिव ZnSO4 प्लस H2. जब कभी हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स या फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. इस रिएक्शन में आप अगर देखें कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. जिंक प्रेजेंट है, सेकंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, थर्ड सल्फर, फोर्थ ऑक्सीजन. सो हम यहाँ दो साइड्स की बात करेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. सो रिएक्टेंट साइड पे कितने नंबर ऑफ एटम्स इन जिंक के? ओनली वन. ऑन प्रोडक्ट साइड इट इज़ ऑल्सो वन. एंड हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? टू. ऑन प्रोडक्ट साइड इट इज़ ऑल्सो टू. सल्फर के रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स हैं? ओनली वन एटम. एंड प्रोडक्ट साइड इट इज़ ऑल्सो वन. एंड ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट साइड पे, एंड ऑन प्रोडक्ट साइड इट इज़ ऑल्सो 4. सो आप यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के यहाँ पे प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट साइड पे वो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट साइड के. सो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हों रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं. यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज करता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. सो वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, जो कि क्या स्टेट करती है? जिस which states that mass can neither be created nor can be destroyed. So दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हैं? सिंपल वर्ड्स में मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए. और ये जब भी होगा जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इक्वल होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे. दैट्स व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसके लिए बनता है एंट्रेंस के लिए कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो इट्स आंसर इज टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन. तो चलिए अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं. इस इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन, सेकंड हाइड्रोजन, third oxygen. Now again we will talk about reactant and product side. So reactant side पे कितने iron atoms हैं? Only 1. Product side पे कितने? 3. Hydrogen reactant side पे कितने? 2. Product side पे कितने? 2. Oxygen atom reactant side पे कितना है? Only 1. And प्रोडक्ट साइड पे 4. सो यहाँ देखेंगे आपके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड. सो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो वी नीड टू बैलेंस इट. सो इसको बैलेंस करने का सिंपल तरीका ये है कि आप उस कंपाउंड से बैलेंसिंग स्टार्ट करें जहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हों. सो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स इस इक्वेशन में कहाँ है? यहाँ पर है 4 और 3 मीन्स 7 एटम्स यहाँ पर हैं. तो हम बैलेंसिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें ऑक्सीजन के एटम्स ज़्यादा हैं, डेट इज़ 4. तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखते हैं हम प्रोडक्ट साइड पे क्या है, कितने एटम्स है? 4 और रिएक्टेंट साइड पे 1. तो इसको इक्वल करने के लिए हम इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा.
तो हमें इसे रिएक्टेंट साइड पे 4 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा. सो वी विल राइट 4 हियर. यहाँ इस जगह पे 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि इट विल चेंज दी फॉर्मूला ऑफ वाटर. सो हमें फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, तो इसलिए दैट्स वाई वी विल राइट द नंबर्स इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला. इस बात को याद रखिएगा. सो नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड. नेक्स्ट इज आयरन. आयरन को बैलेंस करें तो आयरन प्रोडक्ट साइड पे 3 है और रिएक्टेंट साइड पे 1. तो सिंपली हम यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आयरन बैलेंस हो जाएगी. तो यहाँ पे अगर हम 3 लिख दें तो आयरन इज बैलेंस्ड नाउ. नेक्स्ट इज बचा क्या? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की बात करें तो अब रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 4 2 ज़ा 8. अब यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन और आयरन को बैलेंस करने के बाद. और यहाँ पे कितने हैं? 2. तो अगर हमें इसे इक्वल करना है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा? 8. सो 4 2 ज़ा 8. तो यहाँ पे हम अब देख सकते हैं आप इक्वेशन आपकी हो गई 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2. सो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 3 आयरन के एटम्स हैं, यहाँ पे भी. और हाइड्रोजन कितने? 4 2 ज़ा 8. यहाँ पे भी 4 2 ज़ा 8. और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 4 × 1. और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है. सो नाउ इट बिकम्स बैलेंस्ड. सो किसी भी इक्वेशन को आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं. इस रिएक्शन को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. सो देख लेते हैं इसको जल्दी से कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं. यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. सो यहाँ पे कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 6 + 2 8 एटम्स हैं. प्रोडक्ट साइड पे कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, 2 + 1 3 एंड हाइड्रोजन के 2. सो हम बैलेंसिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम सबसे ज़्यादा होते हैं. तो हम बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ग्लूकोज से, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम सबसे ज़्यादा हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं. तो हम हाइड्रोजन से स्टार्टिंग करेंगे. तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे 12 हैं, प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम्स हैं. तो इसको इक्वल करने के लिए सिंपली हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा. तो 6 से मल्टीप्लाई करना है हमें किसको? हाइड्रोजन को. हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे सिंपली 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट इसमें हम कार्बन भी 6 हैं और ऑक्सीजन भी, तो हम किसी से को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं. तो चलिए हम कार्बन को पहले बैलेंस कर लेते हैं. कार्बन रिएक्टेंट साइड पे 6 है, प्रोडक्ट साइड पे 1 है. तो अब सिंपली हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा. तो कार्बन को हमें बैलेंस करने के लिए कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब बचा क्या? ऑक्सीजन. अब कार्बन एंड हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं, आपको ऑक्सीजन बैलेंस करनी है. तो देखना है अब यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12 प्लस 6 कितने हो गए? 18 ऑक्सीजन एटम्स हो गए प्रोडक्ट साइड पे कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद. और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 8. तो अब आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे भी 18 चाहिए. तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. अगर हम बैलेंसिंग ऑक्सीजन की यहाँ से करेंगे, यहाँ पे कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो जाएंगे. तो हम यहाँ पे बैलेंस नहीं करेंगे. अब हम ऑक्सीजन को इधर से इधर बैलेंस करेंगे क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ऑलरेडी हम बैलेंस कर चुके हैं. तो ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे 2 है. तो यहाँ पे तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, तो हम इसको बनाएंगे. तो 18 में से अगर 6 गए तो कितने बचे? 18 में से अगर 6 गए, इसको हमें अनटच करना है. तो जो है कितने बचेंगे? 12. तो हमें 12 बनाना है इसको. तो इसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 + 6 ये कितना हो गया? 18 टोटल. ये क्या हो गया? 18.
तो हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गई। सो आप इस तरीके से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। होप now you can balance any chemical equation. Let's do some objective questions related to it. The chemical equations are balanced to satisfy one of the following laws in chemical reactions. This law is known as, तो आप देख चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड क्यों करते हैं, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो सिंपली इसका आंसर क्या हुआ, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो अब आपको देखना है बैलेंस्ड कौन कौन से। फर्स्ट इक्वेशन में देख लें आप, कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो रिएक्टेंट साइड की बात करेंगे और प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे। यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें 6 2 12 एंड 6 12 और 6 18। हाई ऑक्सीजन है यहाँ पे 6 + 2 8। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। तो ये मीन्स अनबैलेंस्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन से इस सेकंड रिएक्शन में देखेंगे कौन कौन से Fe प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे 3 एटम्स हैं, यहाँ पे भी 3 एटम्स हैं। 4 2 8 है यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 है। तो अगेन इट इज़ अनबैलेंस, सो इट इज़ नॉट द आंसर। नेक्स्ट इज CH3OH। इसमें थर्ड पार्ट में देखेंगे कौन कौन से CHO प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है प्रोडक्ट साइड पे। हाइड्रोजन 3 + 1 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 3 है, 2 + 1 इज़ 3। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 + 2 4 है। तो ये भी अनबैलेंस्ड हो गया। बचा क्या, 4th इज़ द आंसर ऑब्वियसली। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और कार्बन। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है प्रोडक्ट साइड पे दोनों। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 2 4 है, और यहाँ पे 3 + 1 4 है। कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। तो इट इज़ बैलेंस्ड, दैट्स वाई आवर आंसर, करेक्ट आंसर इज़ 4th। दिस वन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज करेक्ट केमिकल इक्वेशन। तो आपको देखना है कौन सी इक्वेशन करेक्ट है यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे Na है, O है, H है, S है। ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। Na कितने हैं, 2 रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है। ऑक्सीजन 2 + 4 6 है, यहाँ पे 4 + 2 4 + 2 2 × 1 6, एंड हाइड्रोजन यहाँ पे 2 × 1 और +2 4, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है। सल्फ़र कितने एटम्स हैं, 1 सल्फ़र एटम है, यहाँ पे भी सल्फ़र एटम 1 है। तो ये हमारी क्वेश्चन क्या है, कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। तो यही हमारा आंसर है। आप बाकी क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि ये अनबैलेंस्ड है, आप चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी पिछली इक्वेशंस में बताया है। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशंस हैं, दैट्स वाई आंसर इज़ 1। Let's see how can we make chemical equations more informative. Chemical equations can be made more informative in 3 ways: by mentioning the physical states, heat changes and conditions. So we will discuss them one by one. First of all we will discuss about physical state. तो आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं हमने यहाँ पे ब्रैकेट में स्टेट्स को मेंशन किया है। तो मैटर की 3 मेन स्टेट्स क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को हम S सिंबल से डिनोट करते हैं, लिक्विड को L से और गैस को G से। गैस को हम अपवर्ड एरो से भी मेंशन कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जिंक सॉलिड फॉर्म में तो हमने इसको S से मेंशन किया है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म में तो हमने G से मेंशन किया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है।
तो यहाँ देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को हमने AQ से मेंशन किया है। AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? एनी सोल्यूशन मेड इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पे H2SO4 वाटर के साथ मिक्स किया गया है, दैट्स वाई इट इज वी हैव मेंशनड AQ। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने AQ मेंशन किया है। और अब आप दूसरी एग्जाम्पल में दे सकते हैं, नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तीनों गैसियस स्टेट में है, दैट्स वाई वी हैव मेंशनड G ओवर हियर। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिएक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? वो रिएक्शंस जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, एंड जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। अब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस होती थी या एंडोथर्मिक में। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल ट्रिक बता देती हूँ। आप एक्सो का EX याद रखिए, EX फॉर एक्सटर्नल। वो रिएक्शन जिसमें एक्सटर्नली हीट प्रोड्यूस हो वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक। एंड एंडोथर्मिक का EN याद रखिए, EN से एंटर। वो रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो या एंटर हो उन वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इस रिएक्शन को देख रहे हैं आप, इसमें क्या हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पिछली बार आपको याद हो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, Mg इज रिएक्टिंग विद O2 एंड इट बर्न्स विद द डेजलिंग फ्लेम टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो है इसमें क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा हीट, लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। तो इसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन। हम कह सकते हैं ये कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जब कभी कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसको कंबशन रिएक्शन कहलाता है वो। और कंबशन रिएक्शंस में मोस्टली क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो ज़्यादातर कंबशन रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रोजन ऑक्साइड, बट यहाँ पे क्या हो रही है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हमें हीट सप्लाई करनी पड़ रही है। ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो है यहाँ आप देख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो अ कंबशन रिएक्शन। हमें ये भी कंबशन रिएक्शन है। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ कंबशन रिएक्शन, but it is not exothermic, it is endothermic in nature. So it's also very important from your entrance point of view. मोस्टली जो है यही कंबशन रिएक्शन क्या होंगे? एक्सोथर्मिक होंगे, बट ये नाइट्रोजन का कंबशन क्या है? एंडोथर्मिक है। सो आप कह सकते हैं ये एक एक्सेप्शन है ना। वाई इट इज़ सो? आप देखेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 2 और 5। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5। तो नाइट्रोजन एटम में क्या होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दूसरा नाइट्रोजन एटम की बात करें, N2 की फॉर्म में होता है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब क्या करता है ये? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं 3, और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो 3 बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। 3 बॉन्ड्स आपको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट्स वाई इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ वन मोर थिंग, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। जब ये हीट करते हैं हम इसको, हीट को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एरो के ऊपर अगर हम डेल्टा रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में हीट की ज़रूरत है, तो हम इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होता है
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन में अगेन हमें हीट देनी पड़ रही है, तो इट इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू क्विकलाइम। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो हीट चेंजेस और फिजिकल स्टेट हम देख चुके हैं कैसे मेंशन की जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कंडीशंस और बाकी जो कंडीशंस होती हैं उनको भी हम मेंशन कर सकते हैं रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 300 एटमॉस्फेयर मेंशन किया है, 300 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया है, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स मेंशन करे हैं। तो ये जो है यहाँ पे हम किसी रिएक्शन में प्रेशर भी मेंशन कर सकते हैं। प्रेशर यूजुअली एटमॉस्फेयर यूनिट्स में मेंशन करते हैं और टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन किसी में भी कर सकते हैं। और ये यहाँ पे जो कंपाउंड्स दिए हैं ये हम कहते हैं इसको कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिस्ट। मोस्टली कॉमनली क्या होता है, कैटालिस्ट इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करे उसको क्या कहेंगे हम? कैटालिस्ट। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड जो है कैटालिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे इसलिए इसको मेंशन किया है। तो ये कंडीशंस को हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने देखा है ये किसका रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस। आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, तो हमने यहाँ पे एरो के ऊपर इन कंडीशंस को मेंशन किया है। तो इस तरीके से हम अपनी रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एमयू एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। केमिकल रिएक्शन में हैव टेकन प्लेस इफ वी ऑब्जर्व। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इसमें क्या क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट था, चेंज इन कलर था, टेम्परेचर चेंज था एंड चेंज इन स्टेट। तो आपने एग्जाम्पल देखी थी, जिंक इज रिएक्टिंग विद H2SO4 टू गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सो ये सॉलिड है, ये गैस है। सो आपका यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है और गैस प्रोड्यूस हो रही है, और इसमें क्या है? हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। और चेंज इन कलर की एग्जाम्पल आपने देखी थी, lead nitrate is reacting with potassium iodide to give lead iodide plus 2 KNO3 aqueous। ये भी एक्वस स्टेट में होता है और ये भी एक्वस स्टेट में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट मिलता है हमें, तो ये दोनों कलरलेस होते हैं और येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, तो चेंज इन कलर। तो ये भी और ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो आंसर इज बोथ ऑफ दीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है और इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अगर ये कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, लेकिन दोनों ही में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, 3000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। तो ये इसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़े, दैट्स व्हाई इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 6 इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। Electrolysis means breakdown of the water with the help of electricity.
तो ये दो कंपाउंड्स देता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 2, 2 2 ज़ा 4, सो 2. नाउ इट इज़ बैलेंस्ड. अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम. अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कैल्शियम कार्बोनेट इज लाइमस्टोन, इसका कन्वर्जन क्विक लाइम में होता है. कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और इसको जब हम हीट करते हैं तो अगेन इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था C6H12O6 ग्लूकोज हमारे सेल्स में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मीन्स तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो हमारा आंसर इज 3. आपको पता है फोटोसिंथेसिस में भी लाइट की ज़रूरत होती है, सो इट इज़ ऑल्सो एंडोथर्मिक. I hope now you can balance any chemical equation very easily, and you can also make the equations more informative with identifying the type of reaction, whether it is exothermic or endothermic. Thank you for watching.